हमारे देश में एक गैंग ऐसा भी है जो देश के खिलाफ दुष्प्रचार होता है तो उसमें वो जश्न मनाता है, खुशी मनाता है। वैसे कल भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और कल कर्तव्य पथ पर आपको दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की शक्ति ही नहीं, भारत की समृद्ध विरासत और परंपरा की झलकियां भी नजर आएंगी और इसलिए इस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। लेकिन इसी देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे देश की साख और सम्मान से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है और इसलिए जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है तब यह वर्ग एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के सहारे अपना एजेंडा पूरा करने में जुट गया है। ये लोग कोई और नहीं है, ये उसी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जिनकी सच्चाई हमने कल भी आपको दिखाई थी। हमने यह भी दिखाया था कि हर दूसरे शब्द में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने वाले इन लोगों के मन में आखिर लोकतंत्र के लिए कितना सम्मान है। क्योंकि अगर सम्मान होता तो यह भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाली एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए इतना बवाल तो नहीं काटते। लेकिन खुद को नियम, कानून और व्यवस्था से ऊपर समझने वाले और खुद को 21वीं सदी का क्रांतिकारी समझने वाले इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए तो बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो भला वो इसे कैसे चूक जाते। लिहाजा प्रतिबंध और अपील के बावजूद इन्होंने तय कर लिया कि स्क्रीनिंग तो जरूर की जाएगी, वो भी ऐसे वक्त पे जब पूरी दिल्ली गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटी है, जब विदेशी मेहमान भारत में मौजूद हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री और इसकी स्क्रीनिंग की टाइमिंग के पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, इस पर हम आपको एक विश्लेषण जरूर दिखाएंगे अभी। लेकिन आप वो वक्त भी याद कीजिए कि कानून कह रहा है कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कसूरवार नहीं है, हमारा कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बीबीसी बनाता है और सामने रखता है और उसको देखने वाले, उसके सराहना करने वाले, अभिव्यक्ति की आजादी का राग अलापने वाले लोग डपली लेकर उतर जाते हैं। लेकिन इसी देश में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सच अगर किसी फिल्म के जरिए सामने रखा जाता है तो ये उसे प्रोपेगेंडा करार देते हैं। यह है दोहरी मानसिकता, यह है इनका दोहरा रवैया। और इसलिए आज ये सवाल है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को लेकर हैदराबाद से शुरू हुआ यह हंगामा वाया जेएनयू अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। और हमारा यह विश्लेषण इसलिए भी आपको देखना जरूर चाहिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त से यह यूनिवर्सिटी भी जेएनयू के रास्ते पे चलती दिखाई दी है। यह यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी खबरों से कहीं ज्यादा हंगामे और एक खास किस्म की राजनीति के में ज्यादा चर्चित रहेगी। कल जेएनयू में स्क्रीनिंग को लेकर देर रात तक चले बवाल के बाद आज जामिया मिलिया में छात्र संगठन एसएफआई ने इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। लेकिन कैंपस में माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसकी मंजूरी नहीं दी और सख्त निर्देश भी जारी किया। हालांकि जेएनयू मॉडल को फॉलो कर रहे एसएफआई से जुड़े छात्रों ने किसी भी कीमत पर स्क्रीनिंग कराने का दावा कर दिया, जिसके बाद एहतियातन वहां भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात करना पड़ा। यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए गए ताकि बाहरी लोग अंदर ना जा सके। साथ ही कैंपस में किसी भी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए वहां ड्रोन से भी निगरानी की गई। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान करने वाले 3 छात्रों को भी हिरासत में ले लिया गया है और इन छात्रों पर माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने का आरोप है। हालांकि ये छात्र खुद को क्रांतिकारी और लोकतंत्र के सच्चे सिपाही ही बता रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या विरोध है, क्या विरोध है आपका? विरोध है कि ये सरकार इस देश के विद्यार्थियों से डरती क्यों है, ये विरोध है। विरोध है कि आज जामिया के अंदर एक पीसफुल स्क्रीनिंग रखी गई थी, उस स्क्रीनिंग के लिए आप देख रहे हैं कैसे पूरे जामिया को छावनी बना लिया गया है, वो विरोध है। और आप जो विरोध के सवाल छात्रों से लगातार पूछ रहे हैं, हम ये चाहते हैं सवाल आप सरकार से भी पूछें। एक पीसफुल स्क्रीनिंग के लिए जो जामिया में रखी गई थी उसके लिए इस सरकार ने पूरे विश्वविद्यालय को छावनी बना दिया गया है। वही राग, अभिव्यक्ति की आजादी और हाथ में डफली लेकर लोकतंत्र के खुद को प्रहरी बताने का पूरा एजेंडा सामने सड़कों पर आ जाता है। ऐसे वक्त पर जब इनको पता है कि हमारे देश की न्यायपालिका ने इस पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एक प्रोपेगेंडा स्तर की जो बातें हैं वो बताई है,
क्योंकि हमारे देश के कानून ने ही यह कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस देश के कानून से ऊपर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है जिसमें यह तर्क सामने रखा जाता है कि जिम्मेदारी किसकी है। यानी देश की छवि, देश के साख और देश के प्रधानमंत्री की इमेज को अगर धक्का लगता है तो शायद इसको यह अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की जिम्मेदारी करार देते हैं। और ऐसे वक्त पर जब सीधे सीधे सच्चाई सबके सामने है, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, ये राग अलापने वाले कम से कम न्यायपालिका पर भरोसा इस वक्त नहीं करते हैं जिस वक्त उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त बात देश की है। यानी जेएनयू के नक्शे कदम पर चलते हुए आज जामिया यूनिवर्सिटी में भी हंगामा और प्रदर्शन पूरी तैयारी के साथ वहां पर स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी और स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से ही टुकड़े टुकड़े गैंग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। हम इसे भी डिकोड करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कल जेएनयू में देर रात क्या क्या हुआ। वो हमसे हमारी स्क्रीन छीन सकते, वो हमसे हमारी पब्लिक जो स्पेस है उसको नहीं छीन सकते, हमारे जो आंखें हैं उसको नहीं छीन सकते। बीबी का छात्रों के द्वारा पत्थर चलाया जा रहा है। जेएनयू में रोक के बावजूद लेफ्ट से जुड़े छात्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े रहे। टकराव ना हो, जेएनयू कैंपस में किसी किस्म का बवाल ना हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी की बिजली पहले ही काट दी गई थी। लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष की अगुवाई में छात्रों के गुट ने फोन पर ही डॉक्यूमेंट्री को दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड करने और देखने के लिए बाकायदा क्यूआर कोड और स्कैनर बांटे गए। लेकिन इस बीच वहां अचानक पथराव शुरू हो गया। अंधेरे में पत्थरबाजी से वहां हड़कंप मच गया, कई छात्र घायल हो गए। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जो प्रशासन ने यहाँ पर जो है लाइट 8:30 बजे ही काट दी थी और ये लोग क्यूआर कोड के ज़रिए अपने लैपटॉप और मोबाइल पर जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। लेकिन अचानक से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पत्थर जो है वो आकर गिरने लगे। पूरी तरीके से अंधेरा है पूरे जेएनयू परिसर में, कोई भी नहीं दिखा कि पत्थर मारने वाला कौन है, कहां से वो पथराव हुआ और अचानक से भगदड़ मच गई थी। कई लोग जो है वो भगदड़ में नीचे गिर गए थे। पत्थरबाज अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले और पता ही नहीं चला कि पथराव किसने किया। डॉक्यूमेंट्री देखने पहुंचे लेफ्ट के छात्र संगठनों ने बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी पर हमले का आरोप लगाया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। दो गुट लगातार यहाँ पर वो जो छात्र गुट हैं वो आपस में लड़ने लग चुके हैं। जेएनयू में इस वक्त वो जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर वो छात्र संघ और एबीवीपी के आपस में जो लड़ाई झगड़ा वो जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार यहाँ पर अगर आपको हम दिखाएं तो वो देखिए वो छात्र संघ, अगर हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त जेएनयू में वो जो लगातार स्क्रीनिंग के बाद से जो माहौल हुआ था वो इस वक्त है। जेएनयू छात्र संघ सबसे पहले एबीवीपी वालों ने वहाँ टेफ्लास के पास पत्थर फेंका था, एक पत्थर मेरे पैर पे भी लगा। देखिए यहाँ पर कुछ छात्र हैं वो चोटिल हुए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जब प्रोटेस्ट, उस पत्थरबाजी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने आया, मीडिया बाहर थी, फिर भी इन लोगों ने सामने से पत्थर बरसाया है। इस वक्त जेएनयू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रात के 11:15 बजे के ये जो समय है वो है और वहाँ पर लगातार जेएनयू के इस गेट पर वो स्थिति और वो बवाल आपको नजर आ जाएगा तस्वीरों से, किस तरह से ये सैकड़ों की संख्या में वो छात्र हैं वो मौजूद हैं और
वो जो स्क्रीनिंग का समय जो तय किया गया था 9 बजे, उसके बाद से लगातार वो जो बवाल है वो 11:15 यानी कि लगभग 2-2.5 घंटे से यूं ही चला जा रहा है और वो नारेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष की अगुवाई में प्रदर्शनकारी छात्र करीब के पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हम लोग अभी कंप्लेन को दर्ज करवा के आए हैं। हमारी कंप्लेन दर्ज हुई है एवं पुलिस के पास से जो हमें रेस्पॉन्स मिला है कि दे विल बी इमीडिएटली लुकिंग इनटू इट। द स्टूडेंट्स हु हैव बीन इंज्योर्ड वी विल बी टेकिंग देम फॉर एमएलसी एंड दे विल बी गिविंग देयर एफआईआर्स इंडिविजुअली आल्सो। ये जेएनयू की तरफ से हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाया है। पुलिस ने कंप्लेन लिया है। पुलिस ने बोला है कि वो लोग तहकीकात करेंगे। हमने नाम्स भी, जो भी नाम है, जो भी लोग थे, उनका सारा नाम हमने डिटेलिंग के साथ दिया है। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में छिड़ा बवाल देर रात तक भी जारी रहा। हालांकि कुछ दूसरे छात्रों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर ही गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। हर एक छात्र जो है कोई ना कोई छात्र संगठन से होता है। बात उसकी है कि क्या पत्थर हमने चलाया है, तो इसका जवाब है हमने पत्थर नहीं चलाया। अब ये तो ये लोग बताएंगे ना क्यों जबरदस्ती पकड़ रखे हैं। जस्ट 10 लोगों में से अगर मेरा नाम जानते हैं और वो हमें बस खींच लाएंगे तो देख रहे हैं ना आप कैसे बोल रहे हैं। कैसे फोन करेंगे? हमारा तो बैटरी भी डेड है। हम इनको तब से बोल रहे हैं हम हार्ट के पेशेंट है। एबीवीपी ने इस पूरे बवाल के लिए एसएफआई और आयसा जैसे लेफ्ट छात्र संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। एबीवीपी ने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई और दावा किया कि ये पत्थरबाजी किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री देखने पहुंचे छात्रों ने ही की थी। एबीवीपी ने वहां जामिया मिलिया के छात्रों की मौजूदगी का भी दावा किया। वहाँ पे कोई एबीवीपी का स्टूडेंट नहीं है। एबीवीपी वहाँ प्रेजेंस ही नहीं है। वो आपस में वो वहाँ पे जो जितना वीडियोस निकली हैं मीडिया के माध्यम से ही, उसमें क्लियरली देख सकते हैं पूरे सारे के सारे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट थे। वहाँ पे कोई एक एबीवीपी इंडिविजुअल भी नहीं दिखा वीडियोस में। वो खुद पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं। अभी देखो सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं, सारे के सारे जो एसएफआई डीएसएफ के हैं। इसमें भी 80% जो स्टूडेंट्स हैं बाहर का स्टूडेंट्स है, जामिया मिलिया स्टूडेंट्स है। जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं इसमें से कितने स्टूडेंट जेएनयू के? इसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट जेएनयू हैं, जैसा कि रोहित जी आइडेंटिफाई किए थे, और बाकी सारे के सारे आउटसाइड जेएनयू के बाहर के लोग हैं। वो भी पर्टिकुलरली जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स हैं। वहाँ के टिफलास का वीडियोस आ रहे थे, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो नीतीश नारायणा है, ये जेएनयू का एक स्टूडेंट है जो एसएफआई का कैडर है। ये खुद पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और लाठीज पकड़े हुए हैं ये सारे के सारे। ये खुद जैसे उसके बाद आके जेएनयू मेन गेट पे आके मीडिया पे बैठ देते रहते हैं। यही खुद लोग हैं आपस में पत्थर इकट्ठा करते हैं, आपस में पत्थर फेंके गया है वो नहीं, वो हमको क्लियरली भी नहीं पता। वो बस झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एबीवीपी इन्वॉल्व है। एबीवीपी वहाँ पे कोई एक भी एक्टिविस्ट नहीं है। इससे पहले जेएनयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए छात्रों से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न करने की अपील की थी, लेकिन प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर एजेंडा चला रहे छात्र नहीं माने और वही हुआ जिसका डर था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तो जेएनयू की पहचान एक शिक्षा के मंदिर के तौर पर है, लेकिन पिछले दिनों आप याद कीजिए कि बिना विवाद के जेएनयू का नाम आपने कब सुना था। और मेरे पास तो इसके कई सारे रिपोर्ट्स के सबूत भी मौजूद हैं जिसमें यह दावा किया गया कि जेएनयू में क्या क्या हुआ। आज जेएनयू पर विवादों की बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज यह जरूर समझना है कि 26 जनवरी से पूर्व संध्या पर इस देश में किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश चल रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा कि आखिर किस तरह से, चाहे वो जेएनयू हो या फिर जामिया, सिर्फ तारीख बदली है लेकिन किरदार और कहानी काफी हद तक एक ही जैसी है। और हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाने के साथ पीएम मोदी और बीजेपी का विरोध इन कहानियों का केंद्र बिंदु रहा है। हमारे पास ऐसे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों उदाहरण हैं। मैंने पहले ही कहा था दर्जनों उदाहरण हैं जब यहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मान्यताओं का मजाक उड़ाया गया और देश के खिलाफ, देश के विरोध में नारेबाजी की गई। फिर भी हम आपको कुछ बड़े उदाहरण के बारे में आज बताएंगे ताकि आप भी समझें कि बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करने वाले इन लोगों का एजेंडा क्या है।
वर्ष 2000 में जेएनयू में एक मुशायरे का आयोजन होता है। आरोप यह है कि उस मुशायरे में पाकिस्तान परस्त गजलें पढ़ी गई और इस दौरान जब वहां मौजूद सेना के 2 जवानों ने उसका विरोध किया तो मुशायरे का आयोजक उन जवानों के साथ जमकर मारपीट करने को उतारू हो गया। बाद में यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। इसी तरह वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए और आरोप यह भी लगा कि जेएनयू के लेफ्टिस्ट छात्रों ने इसका जश्न मनाया। वर्ष 2016 में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने और देश विरोधी नारेबाजी के बारे में तो हमने कल ही आपको बताया था कि उस दिन क्या था और ये वहां पर क्या कर रहे थे। इसी तरह वर्ष 2022 में रामनवमी के अवसर पर नॉनवेज खाने को लेकर भी जेएनयू में जमकर बवाल होता है। उदाहरण और भी हैं, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े वाली विचारधारा के इन अनुयायियों को सिर्फ पीएम मोदी या बीजेपी से ही परेशानी है तो आप यहां भी गलत हैं, क्योंकि इनकी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा भारत के एस्टेब्लिशमेंट से ही दिक्कत है, भारत के पहचान से परेशानी है। क्योंकि पीएम मोदी से पहले जेएनयू का ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी गैंग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी विरोध कर चुका है। वजह यह थी कि तत्कालीन भारत सरकार ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन कर दिया था। अब जरा सोचिए, किसी देश की विदेश नीति क्या होगी यह वो सरकार तय करेगी जिसे भारत की जनता चुनकर भेजती है, या फिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मुट्ठी भर लोग। और ये कोई आज की बात नहीं है। वर्ष 1980 में तो हालात ऐसे हो गए थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर यूनिवर्सिटी को 46 दिनों तक बंद तक कर दिया गया था। अब जरा फिर से सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये यूनिवर्सिटी उनके ही पिता के नाम पर बनाई गई थी। और इससे यह भी समझा जा सकता है कि आखिर इस गैंग की क्रोनोलॉजी क्या है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। और बात सिर्फ जेएनयू की तो है ही नहीं, अब तो जामिया मिलिया इस्लामिया भी इसी राह पर निकल पड़ा है। और इसलिए आज आपको इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे की तस्वीर आप अभी भी भूले नहीं होंगे। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हुए थे और उस दौरान हिंसा के मामलों में जामिया के कई छात्रों का नाम सामने आया था। इसमें कुछ छात्रों के स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SIO के साथ जुड़े होने की खबर भी सामने आई थी। और ये वही संगठन है जिसने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग अरेंज की है। अब आपको एक दूसरा उदाहरण भी बताते हैं। वर्ष 2021 में जामिया मिलिया के इंग्लिश डिपार्टमेंट में कुछ छात्रों और अध्यापकों ने एंटी टेररिज्म की शपथ ली थी, लेकिन लेफ्ट संगठन आइसा ने इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाते हुए उसका भी विरोध शुरू कर दिया था, जबकि इस शपथ में यह लिखा था कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। अब आप ही बताइए, क्या इस शपथ में कहीं भी किसी धर्म, इस्लाम या फिर किसी भी मजहब का जिक्र था क्या? नहीं, इसमें सिर्फ आतंकवाद और मानवता को बांटने वाली ताकतों से मिलकर लड़ने की बात कही गई थी। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को इसमें भी इस्लामोफोबिया नजर आ गया और उन्होंने ना सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बाकायदा जवाब भी मांग लिया। इन घटनाओं से आप टुकड़े टुकड़े गैंग और तथाकथित बुद्धिजीवियों की क्रोनोलॉजी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सही है, फिर भी इनकी सोच सही है और फिर भी ये जो सड़कों पे उतर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के जो नारे लगा रहे हैं, वो भी सही इनको नजर आता है। और शायद इसलिए हम कह रहे हैं कि देश पर जब बात हो तो शायद हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतवासी ये सोचता है कि देश सबसे आगे है, देश का लोकतंत्र सबसे ऊपर है, देश की न्यायपालिका, देश की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने वाला हमारे नजर में कहीं भी नहीं आ सकता। लेकिन आज BBC को बहाना बना के प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ये गैंग सड़कों पर उतरा सिर्फ इसलिए है ताकि इससे देश की छवि खराब हो।
और प्रधानमंत्री के दामन पर दाग साबित करने की इनकी ये कोशिश लगातार जारी है। और ये कोशिश अब देखिए आगे आगे कहां पहुंच गई है, और इसे भी सही बताने वाले लोगों की कमी नहीं है।